आज तक गुजरात में सबसे पहले बात स्टार्टअप क्रांति की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश के 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप होने का जिक्र भी किया। उन्होंने स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्टार्टअप्स देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको ये भी बता दें कि गुजरात स्टार्टअप परफॉर्मेंस के पैमाने पर देश में पहले नंबर पर है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शनी को देखा। यहां प्रदर्शित देश भर के होनहार स्टार्टअप्स के विकसित प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जाना। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आखिरी दिन पीएम मोदी ने यहाँ आए लोगों को संबोधित भी किया। कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था, वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्टार्टअप नई ऊर्जा और नए जोश के साथ बदलते भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित कर रहा है। साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ। इसके तहत उद्यमियों को सहायता देने और नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वालों के देश में भारत को बदलने के मकसद से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसे बढ़ाने के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना शुरू हुई और इससे साल दर साल नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। कुछ वर्ष पहले देश ने पॉलिसी प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप लॉन्च किया था, वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब जरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब भी जान लीजिए। दरअसल जब भी किसी स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत की तरक्की पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व रही है। दरअसल सरकारी सहयोग से स्टार्टअप खोलना बेहद आसान हो गया है। बीते 8 साल में सरकार ने पैन इंडिया स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया है। इसमें अनुदान, इंक्यूबेशन सेंटर, सरकारी स्कीम सब शामिल हैं। स्टार्टअप के लिए कई तरह के बिजनेस लोन और योजनाएं भी हैं। कोरोना के दौरान नौकरी जाने पर भी लोगों ने रोजगार के मकसद से स्टार्टअप शुरू किए, जिसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आज कई क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र करते हुए इसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी बताया। आज एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनमें स्टार्टअप के लिए नई संभावनाएं बन रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स इसका नेतृत्व महिलाएं कर रही है, नारी शक्ति कर रही है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि सरकार ने बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया है। भारत मंडपम में 18 मार्च को शुरू हुए इस 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा निवेशक, 300 इंक्यूबेटर, 3000 सम्मेलन प्रतिनिधि, 20 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि, देश के सभी राज्यों के भावी उद्यमी, 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 50,000 से ज्यादा व्यवसायी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। वडोदरा में बीजेपी के लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट रंजन बेन भट्ट का विरोध किया जा रहा है।
पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद से वडोदरा के कई इलाकों में उनके खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया है, मोदी से कोई वैर नहीं, रंजन तेरी खैर नहीं। वहीं एक और पोस्टर में लिखा गया है कि अब तीसरी बार जेसीबी लेकर बहन निकलेगी। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिसमें से एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वडोदरा से बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद हुए उपचुनाव में रंजन बेन जीतकर सांसद बनी थी। पार्टी ने 2019 में चुनावों में उन्हें दूसरी बार टिकट दिया था। तब रंजन बेन रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज से पहले फेज के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले फेज का चुनाव होना है। नामांकन फॉर्म भरने और प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस फेज के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है 27 मार्च और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है 30 मार्च। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर एक साथ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में गौवध को प्रतिबंधित किया गया है। गुजरात में गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाती है, लेकिन गांधी के गुजरात के एक स्कूल में वो भी छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था, वो बेहद हैरान करने वाला है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है और क्यों हंगामा मचा था, इस पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। जरा गांधीधाम के जीडी गोयनका टोडलर स्कूल में बच्चों को गाय के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। गाय काली और सफेद होती है, वह घास खाती है और हम उसका दूध पीते हैं और हम उसका मांस खा सकते हैं। शिक्षा के नाम पर बच्चों को दिए जा रहे इस ज्ञान की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो हंगामा मच गया। बच्चों के पेरेंट्स भड़के हुए थे तो हिंदू संगठनों ने भी कड़ा विरोध जताया, इसे शर्मनाक करार दिया। स्कूल से इस गलती के लिए माफी मांगने को कहा गया। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि पाठ्य सामग्री इंटरनेट से ली गई है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। हमारी टीचर्स ने ये सिखाया है कि एनिमल्स को भी हर्ट होता है, सिर्फ काउ मीट क्या, हमें किसी भी मीट को नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक वीडियो को देख लीजिए, जो कैमरा की फुटेज है उस फुटेज में बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि जो कॉम्प्रिहेंशन में वो लाइन था उसको हमने ऑब्जेक्ट करके बच्चों को सिखाया है। हम खुद काउ लवर्स हैं, हम वर्शिप करते हैं, तो हम क्यों किसी को सिखाएंगे कि हमें मीट खाना चाहिए। इस पूरे मामले में जीडी गोयनका स्कूल ने एक दिलचस्प पत्र जारी किया है। पत्र में सनातनियों को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि स्कूल की सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। अपने पत्र में स्कूल ने बताया कि जो कंटेंट स्टडी मटेरियल में पब्लिश हुआ वो पिंटरेस्ट से लिया गया था। हमारा उद्देश्य बच्चों को ये बताने का रहा है कि किसी भी तरह के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ सवाल उठता है कि क्या बच्चों को पढ़ाए जाने वाला पाठ स्कूल द्वारा बगैर पढ़े बिना जांच करे पढ़ाया जा रहा था? क्या सरकार इन स्कूलों के पाठ्यक्रमों की जांच नहीं करती? हालांकि स्कूल अपने बचाव में जुटा है। बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है ये बताने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, लेकिन अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांधीधाम से कौशिक कंधेचा और ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पीएम मोदी के खास समर्थक की। मध्य प्रदेश के भगत पटेल साइकिल लेकर बीजेपी की युवा संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं, जिसमें उनका नारा अब की बार 400 पार है। 100 दिनों की इस यात्रा में वो 5 प्रदेशों से होकर गुजर रहे हैं। पटेल की ये साइकिल यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू हुई है, जो गुजरात के गांधीनगर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंची है। इस दौरान भगत पटेल ने आज तक संवाददाता अतुल तिवारी से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश के भगत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे जो कि साइकिल लेकर यात्रा निकाल रहे हैं और गांधीनगर के कमलम तक आप पहुंचे हैं। भगत जी, क्या उद्देश्य है? क्योंकि आपके साइकिल पे ही लिखा है अब की बार 400 पार। क्या उद्देश्य है? क्योंकि आप साइकिल यात्रा लेकर निकले हो, बोर्ड आपने साइकिल पर लगाया है। मेरा उद्देश्य है अब की बार 400 पार। युवा भाजपा युवा संकल्प यात्रा लेकर निकला हूँ। 100 दिन की यात्रा है, 5 प्रदेशों की यात्रा है और 5000 किलोमीटर की यात्रा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भ्रमण करने का लक्ष्य है। कब से ये यात्रा शुरू की है? कहाँ कहाँ अभी तक आप पहुंचे हैं? कितना किलोमीटर की यात्रा आपने साइकिल से पूरी की है? मेरा आज
67 दिन हो गया है। मैं जनवरी से निकल गया था और मैंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में चल रहा हूँ। फिर महाराष्ट्र में मेरी यात्रा रहेगी। अच्छा, अभी गांधीनगर तक पहुंचे हो, क्या बात हुई? कमलम में भी आप पहुंचे हो, नेताओं से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? और ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के काम है जिससे प्रेरित होकर आप साइकिल यात्रा निकाल रहे हो? प्रेरित मोदी जी से हूँ मैं और किसी नेता से नहीं। मोदी जी से बहुत प्रेरित हूँ और हमारे परिवार भी जनसंघ से टाइम से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं हमेशा से पॉलिटिकल्स में रुचि रखता हूँ और मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा, खास करके इस यात्रा के दौरान रात्रि पड़ाव किस तरह से आपका रहता है? कैसे साइकिल यात्रा लेकर आगे बढ़ते हो आप? मेरी रात्रि पड़ाव तो रहता है, कहीं नेता मिल जाते हैं तो वो करवा देते हैं, नहीं तो मैं होटल बुक करके मैं रहता हूँ। उससे क्या उम्मीद है इस बार 400 पार आ जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है और होगा, 400 प्लस ही होगा। तो ये मध्य प्रदेश के युवा की जो कि साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं, अभी तक 3700 किलोमीटर की यात्रा पार कर चुके हैं। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी इच्छा है कि इस बार मोदी सरकार 400 के पार हो। फिलहाल ये साइकिल यात्रा जो है वो गांधीनगर कमलम तक पहुंच चुकी है, जो कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जाकर पूरी होगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।